हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर सेकंड और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में कला तथा स्थापत्य। मौर्य युग 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो मौर्य युग था। और मौर्य युगीन जो कला है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दरबारी अथवा राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। अब जो दरबारी अथवा राजकीय कला है उसमें राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप आदि आते हैं। और जो लोक कला है जिसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियाँ आदि। दरबारी अथवा राजकीय कला। मौर्य काल के जो अधिकांश अवशिष्ट स्मारक हैं वो अशोक के समय के हैं। और अशोक के पूर्व जो मौर्य युगीन वास्तुकला का ज्ञान हमें मुख्यतः यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के अंतर्गत वास्तुकला के जिन लक्षणों की चर्चा करता है उनके अनुसार नगर के चतुर्दिक गहरी परिखा, खाई, ऊंचे वक्र चबूतरा पर बना हुआ प्राकार में यथास्थान द्वार, कोष्ठ तथा अट्टालक बुर्ज बने होने चाहिए। इसके अलावा स्ट्रैबो पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार करता है। स्ट्रैबो पाटलिपुत्र का वर्णन करता है। पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा से संबोधित किया है, गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चतुर्दिक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बाण छोड़ने के लिए सुराग बनाए गए थे। इसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रासाद स्थित था। तो ये सारी बातें पाटलिपुत्र के बारे में स्ट्रैबो ने लिखी हैं। अशोक के समय तक आते आते मौर्य कला के बहुसंख्यक स्मारक हमें मिलने लगते हैं। इस समय की कलाकृतियों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के समय स्तंभ, स्तूप, वेदिका तथा गुहा विहार। अशोक के स्तंभ एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए हैं और इसके विपरीत ईरानी स्तंभों का कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे। इसके विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। ये क्या है? ईरानी वास्तु और अशोक के समय की वास्तु का डिफरेंस है। इस प्रकार हम अशोक स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कह सकते हैं। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फाहियान ने 6 और हेनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। इनमें से 15 सुरक्षित हैं, अन्य नष्ट हो गए हैं। तो 2 प्रकार के स्तंभ हैं अशोक के। एक तो स्तंभ जिन पर धमलिपियाँ खुदी हुई हैं और दूसरा स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं। पहले प्रकार में दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज, रामपुरवा, उसके सिंह पर क्या है? शीर्ष की आकृति है।
संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगाली सागर आदि के स्तंभ आते हैं। दूसरे प्रकार में जो बिल्कुल सादे हैं उसमें रामपुरवा, बसाठ, कोशम आदि प्रमुख हैं। सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल तथा एकाश्मक यानी कि एक ही पत्थर के बने हुए हैं और ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। स्तंभ के जो मुख्य भाग हैं वो हैं यष्टि, यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल, घंटे की आकृति, फलका और स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति। अशोक के जो स्तंभ हैं उनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है: बसाठ सिंह शीर्ष स्तंभ, संकेशा गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा वर्ष शीर्ष स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा सिंह शीर्ष स्तंभ, सोची चतुरसिंह शीर्ष स्तंभ और सारनाथ चतुरसिंह स्तंभ। इसके बाद में है स्तूप। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। मौर्य काल के पूर्व बुद्ध की शरीर धातु पर निर्मित कराए गए 8 स्तूपों में से केवल पिपरवा स्तूप के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। पाषाण वेदिका। मौर्य युगीन स्तूप तथा विहार वेदिकाओं रेलिंग से घिरे होते थे। गुहा विहार। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविका के लिए आवास बनाए गए और इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चोपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। इसके बाद में है लोक कला। लोक कला के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विभिन्न स्थानों से मिली हुई पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये जो भी हैं सारी इनको याद कर लेना। ये 13 जगह से मिली हैं यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी यह कला जीवित रही। थैंक यू।